Hello everyone, welcome back to the physics class. As we were discussing the chapter mechanical properties of the fluids, so in that chapter next topic is equation of continuity. Equation of continuity. What is equation of continuity? Equation of continuity क्या होता है? Okay, let us discuss. What is equation of continuity? For this, let us take an example. Suppose you have observed that water flowing through a pipe or tube and coming out of the other end. मतलब एक पाइप और ट्यूब है आपके पास, इसमें से वाटर जो है वो फ्लो करके जा रहा है, यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से आउट जा रहा है. जहाँ से लिक्विड आउट जा रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, वहाँ आपने थंब रख दिया. थंब रख के कुछ आपने एरिया स्टॉप कर लिया और कुछ जो मतलब इतना एरिया आपने कवर कर लिया. इतने से जो पानी बाहर जाएगा उसकी वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगी, ज़्यादा थंब रखते ही पानी ज़्यादा वेलोसिटी से बाहर जाता है. ओके, बिकॉज दिस इज ड्यू टू रिड्यूस्ड एरिया. तो एरिया और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, दैट विल बी एक्सप्लेन बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें यही बताएगी एक लिक्विड के जिस पाइप में से वो फ्लो कर रहा है एरिया और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है. ओके, सो व्हाट इज दिस, वी हैव अ pipe of varying cross sectional area. This is end P, this is end Q. यहाँ जो एरिया है दैट इज A1, यहाँ जो एरिया है दैट इज A2. यहाँ लिक्विड जितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है दैट इज V1, जितनी वेलोसिटी से आउट जा रहा है दैट इज V2. वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया की एक ट्यूब ले ली हमने. फर्स्ट एंड P एरिया A1, वेलोसिटी V1. सेकेंड एंड A2 एरिया का है, वेलोसिटी उसकी, वहाँ पे लिक्विड जो बाहर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से दैट इज V2. लिक्विड की डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी है ρ1 और यहाँ पे डेंसिटी है ρ2. लिक्विड इसमें से आ रहा है और एंड में आगे जा रहा है. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट हम ये लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम एट पॉइंट P. वॉल्यूम of liquid entering per second at P. P पॉइंट पे पर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना लिक्विड वॉल्यूम एंटर कर रहा है वो हम निकालते हैं. वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी. क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी. ओके, वैसे वॉल्यूम होता है एरिया इनटू डिस्टेंस. यहाँ एरिया इनटू वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं. वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ या डिस्टेंस जो भी है. एरिया A1 है एंट्री पे, डिस्टेंस मान लो S1 हो गया. अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है. तो डिस्टेंस को मैंने लिख दिया स्पीड इनटू टाइम. अब टाइम यहाँ पे 1 सेकंड लिया, पर सेकंड बोल रहे हैं तो टाइम को हमने 1 रखा. तो मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज A1 V1. तो पर सेकंड जितना लिक्विड एंटर कर रहा है वॉल्यूम दैट इज A1 V1, दैट इज A1 V1. एग्जैक्टली अगर हम बात करें मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट P. अब मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है. व्हाट इज मास, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो वॉल्यूम इज A1 V1 और डेंसिटी क्या है, दैट इज ρ1. ओके, अगेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकेंड एट Q. एक सेकंड में Q से कितना लिक्विड आउट जा रहा है, बाहर निकल रहा है, वही वॉल्यूम फिर से क्या बन जाएगा, A2 V2. देन व्हाट इज दिस, मास ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकंड एट Q, दैट इज A2 V2 ρ2. कितना लिक्विड एक सेकंड में बाहर जा रहा है Q पे, दैट इज A2 V2 ρ2. ओके, नाउ
जितना लिक्विड एंटर कर रहा है उतना लिक्विड आउट जा रहा है, इसका मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ मास। मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग। मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग। जितना मास एंटर कर रहा है लिक्विड का उतना ही लीव कर रहा है। लिक्विड एंटरिंग कितना कर रहा है, दैट इज A1 V1 ρ1, और एग्जिट कितना कर रहा है A2 V2 ρ2। और लिक्विड जो है, लिक्विड की डेंसिटी सेम रहेगी, जो लिक्विड एंटर कर रहा है वही एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब डेंसिटी सेम है, बट ρ1 इज इक्वल टू ρ2। तो ये डेंसिटी अगर कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 V1 is equal to A2 V2. This equation is called equation of continuity. This equation is called equation of continuity. That है क्या, ये वॉल्यूम जितना लिक्विड का एंटर कर रहा है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम एग्जिट करता है। अब यहाँ पे एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम है, और एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब A1 V1 is equal to A2 V2 का क्या मतलब है कि यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट और यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बराबर है। इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, ए वी कांस्टेंट। इट मींस है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। दो प्रोपोर्शन ये नीचे आएगा वी, ओके, कांस्टेंट हटेगा तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगा। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी लिक्विड की कम होगी, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी लिक्विड की ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर आप पाइप से पानी का छिड़काव कर रहे हो, मान लो कहीं भी आपने दूर पानी पहुँचाना हो तो आप क्या करो, थंब रख लो आगे। थंब रखने से एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होने से तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितना लिक्विड एंटर कर रहा है उतना एग्जिट करना है वॉल्यूम पर सेकंड में। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग वो होता है, तो जहाँ ट्यूब का एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, और जहाँ एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज इट, दैट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इस इक्वेशन से हमें कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड की जो पाइप होती है उसके आगे वो नोजल यूज़ करते हैं। नोजल क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो लिक्विड आ रहा है उसका एरिया कम कर सकें। एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पीड से पानी जाके दूर गिरेगा। ऐसे ही पानी अगर किसी पहाड़ से अगर नीचे गिर रहा हो ना, उसका स्ट्रीम देखना, उसका जो बहाव होगा वो थोड़ा नैरो हो जाता है। एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरेगा। इसका मतलब नैरोअर द नोजल, जितनी नोजल नैरो होगी हायर इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट। जो लिक्विड बाहर आ रहा होगा उसकी उतनी ही वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी रेंज भी क्या होगी, ज़्यादा, वो ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। ओके, इसलिए फायर ब्रिगेड की जो पाइप होती है, मान लो फायर ब्रिगेड वालों की पानी छिड़काव करने के लिए फायर के ऊपर, तो उसकी नोजल लगाते हैं। नोजल से एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होने से जो वेलोसिटी है ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो रेंज ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा दूर तक जा पाएगा। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस next topic is, after this, one of the most important topic, that is called Bernoulli's theorem. One of the important topic, the topic is called Bernoulli's theorem. Topic is Bernoulli's theorem and one of the most important टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक हमने पीछे लॉ पढ़ा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी आर फैमिलियर विद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लिक्विड एंड मोशन। जो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है हर एक बॉडी की, जब लिक्विड मोशन में होता है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, वही बर्नौलीज थ्योरम में यूज होगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। पहले तो हम स्टेटमेंट समझते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो for the streamline flow, it means एक तो पर यूनिट मास निकालना आपने, मतलब 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, और लिक्विड का फ्लो दैट मस्ट बी स्ट्रीमलाइन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल
incompressible and non-viscous fluid. Non-viscous fluid remains constant. Remains constant at every cross sectional throughout the flow. At every cross sectional throughout the flow. बर्नौली थ्योरम के स्टेटमेंट समझो पहले तो। टोटल एनर्जी पर यूनिट मास मतलब लिक्विड का पर ग्राम का या पर किलोग्राम का जो टोटल एनर्जी होगी फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड। सबसे पहले तो जो आप फ्लूइड लेते हो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है दैट मस्ट बी नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेस। नॉन विस्कस का मतलब एक तो विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, दूसरा इनकम्प्रेसिबल का मतलब अगर आप उसको दबाओ तो उसका वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, अगर एक तरफ से दबाओ दूसरी तरफ से कहीं अपना स्पेस इंक्रीज कर ले। इनकम्प्रेसिबल रिमेन्स कॉन्स्टेंट है एवरी क्रॉस सेक्शन, मतलब एक ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं ज़्यादा कहीं कम है, हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी पर यूनिट मास लिक्विड की वो कांस्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट पे थ्रू आउट द फ्लो। जैसे यहाँ से यहाँ तक है किसी पॉइंट पे टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हियर टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। जो टोटल एनर्जी है वो तीन तरह की एनर्जी का सम है। फर्स्ट इज प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड हियर। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या मान के चलेंगे, दैट कांस्टेंट। मतलब हमें ये देखना है कि टोटल एनर्जी लिक्विड की क्रॉस सेक्शन एरिया पे हर पॉइंट पे सेम रहेगी। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सम सेम रहेगा, चाहे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है पी से क्यू तक, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है दैट विल रिमेन्स सेम, दैट विल रिमेन्स सेम। तो बर्नौली थ्योरम को अगर हम रिटर्न में लिखना चाहें तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तीनों का जो सम है दैट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तीनों का जो सम है दैट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट मास। ओके, मास पर यूनिट मतलब समझते हो 1 किलोग्राम 1 ग्राम का पर यूनिट मास में जो तीनों की टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ओके, जनरली जो प्रेशर एनर्जी होती है, सिर्फ प्रेशर एनर्जी वो होती है दैट इज पीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। बाय में हमने मास किया। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज एम जी एच बाय में एम मास। काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर बाय में मास कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम इसको लिखें ये मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा नीचे, और मास बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा दैट इज डेंसिटी, प्लस क्या बन जाएगा दैट इज जी एच प्लस क्या बन जाएगा हाफ वी स्क्वायर। इट मीन्स हमने ये प्रूव करना है कि पी बाय रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर दैट इज कांस्टेंट। ये बर्नौली थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ओके, ये चीज हमने प्रूव करनी है। दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये हर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो इन तीनों का सम है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इसके लिए अगर हम डेरिवेशन देखें तो डेरिवेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास हमने एक ट्यूब ले रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसमें वेरी कर रहा है। Now, as we are taking a tube AB in which a liquid is flowing in streamline flow and liquid is ideal. Ideal means
viscous and incompressible. A to B is a tube and area of its area is A1, its area is A2. लिक्विड यहाँ जितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है दैट इज वेलोसिटी V1 और यहाँ जितनी लिक्विड वेलोसिटी से एग्जिट कर रहा है दैट इज वेलोसिटी V2. ओके, नेक्स्ट ए की जो ग्राउंड से हाइट है, दिस इज द ग्राउंड, ए की जो एवरेज हाइट यहाँ से है दैट इज H1 और इसकी हाइट जो है बी की दैट इज H2. इसका मतलब हाइट भी इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज तो प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. और P लिक्विड पे यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज P1, यहाँ जो प्रेशर है दैट इज P2. प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड, प्रेशर एक्टिंग ऑन द लिक्विड. यहाँ प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड, लिक्विड में प्रेशर लगाएगा एंटर करने के लिए दैट इज P1 और एक्टिंग ऑन द लिक्विड, लिक्विड पे खुद प्रेशर लगा रहा है लिक्विड दैट इज P2. Rho is the density of liquid, G is acceleration due to gravity. Okay, mass of the liquid entering and exit वो हम पहले निकाल चुके हैं. मास कितना है A1 V1 rho 1 is equal to A2 V2 rho 2. Okay, as mass of the liquid entering जितना एंटर करता है उतना एग्जिट करता है तो M is equal to क्या आता है दैट इज A1 V1 rho 1 is equal to A2 V2 rho 2. rho 1 rho 2 अगर रो इधर इस साइड में लेके आए तो मास बाय डेंसिटी बन जाएगी क्योंकि बराबर है. रो रख के इधर लेके आए हम दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो मास बाय डेंसिटी क्या बन गया वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कितना आया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. कितना लिक्विड एंटर कर रहा है कितना एग्जिट करेगा दैट इज A1 V1 मतलब पर सेकंड में, एक सेकंड में जितना लिक्विड एंटर कर उतना एग्जिट कर रहा है दैट इज A1 V1 A2 V2. ये वॉल्यूम होता है. फोर्स ड्यू टू प्रेशर, अब प्रेशर यहाँ पे P1 है, एरिया A1 है तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं फोर्स. ओके, फोर्स एट P. फोर्स क्या होता है दैट इज प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर P1 है, एरिया A1 है तो दैट इज P1 A1. व्हाट इज दिस दैट इज P1 A1. फोर्स ड्यू टू प्रेशर P1 एट A दैट इज P1 A1. नाउ हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें फोर्स पता है वर्क डन पर सेकेंड एट P पे जो वर्क डन पर सेकेंड हुआ A पे, सॉरी A एंड E, तो A की बात कर लेते हैं यहाँ पे. तो A पे जो वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स तो ये रहा P1 A1. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है V1 और टाइम हमने 1 सेकेंड लिया है तो क्या बन जाएगा V1 इंटू टाइम. टाइम को हमने 1 सेकेंड लग लिया तो इसका मतलब A पे कितना वर्क डन हुआ दैट इज P1 A1 V1. ओके, नेक्स्ट ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें फोर्स ऑन बी पे कितना फोर्स लग रहा है दैट इज P2 A2. तो वर्क डन पर सेकेंड एट बी पे कितना वर्क डन हुआ दैट इज P2 A2 V2. पर सेकेंड के निकाल लिया तो दोनों का वर्क डन हमारे पास आ रहा है कि A पे कितना वर्क डन हुआ और B पे, A पे लिक्विड में वर्क डन हुआ है, B पे लिक्विड ने खुद वर्क डन किया है. ओके, तो अब अगर हम नेट वर्क डन निकालना चाहें सो नेट वर्क डन पर सेकेंड, नेट वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड. तो एक अप्लाइड है और एक ऑन है, मतलब एक तो लिक्विड के ऊपर वर्क डन हो रहा है, एक लिक्विड वर्क डन कर रहा है. तो लिक्विड के ऊपर जितना वर्क डन हुआ लिक्विड के वर्क डन जितना किया लिक्विड ने उसे माइनस कर देंगे. सो इट विल बी A1 V1 क्या बन गया यहाँ पे ऊपर देखें तो दैट इज V. ये रहा A1 V1 इज इक्वल टू V. A2 V2 को भी हम V लिख देंगे यहाँ पे P2 V. तो क्या बन जाएगा ये दैट इज P1 V माइनस P2 V. नेट वर्क डन पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन ज्यादा होता है यहाँ वर्क डन कम होता है तो ज्यादा में से कम वाला हमेशा माइनस करेंगे. सो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड इज P1 V माइनस P2 V. ओके, दिस इज नेट वर्क डन पर सेकेंड. ये तो क्या, और नेट वर्क डन प्रेशर एनर्जी के बराबर होता है. नेट वर्क डन पर सेकेंड इज प्रेशर एनर्जी. नेट वर्क डन इज प्रेशर एनर्जी. तो प्रेशर एनर्जी आई P1 V माइनस P2 V. एक तो हमें ये चाहिए था, प्रेशर एनर्जी हमारे पास आ गई. ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए दैट इज पोटेंशियल एनर्जी चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी पर मास निकालना तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. हाइट पे डिपेंड करती है. m
सेम है मास, जितना एंटर करता है उतना एग्जिट, एम सेम है, जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी सेम रहती है, और हाइट यहाँ पे h1 है, यहाँ नॉर्मल सी बात है, यहाँ हाइट ज़्यादा है, यहाँ हाइट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए से भी जाता हुआ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। तो अब हम निकालते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh1। कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बनेगी mgh2, इनिशियल बनेगी mgh1, सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh2 माइनस mgh1। फाइनल ज्यादा होगी इनिशियल कम होगी तो माइनस कर दो, कितना इसमें वर्क डन हो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट तीसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास सेम है दोनों जगह, तो वेलोसिटी की बात बच गई, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। वेलोसिटी कहां ज्यादा है, वेलोसिटी यहां ज्यादा है सेकंड पे, क्योंकि हमने v2 एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है, तो इसका मतलब b पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई, यहाँ कम है, तो अब हम निकालते हैं पर सेकेंड ही निकाल रहे हैं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ये भी पर सेकेंड ही थी, फ्रॉम ए टू बी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, कितनी इंक्रीज हुई है फ्रॉम ए टू बी जाते वक्त। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अभी जितना लिक्विड के ऊपर वर्कडन हुआ, वर्कडन किसी बॉडी के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में यूज होता है, काइनेटिक नहीं टोटल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज होता है, तो कितना वर्कडन हुआ है यहाँ पे, वर्कडन हुआ है हमारा दैट इज P1V माइनस P2V इज इक्वल टू, इसी वर्कडन की वजह से जो एनर्जी है वो चेंज हुई होगी, इंक्रीज एनर्जी जो है वो इन्हीं वर्कडन की, अगर लिक्विड के ऊपर वर्कडन ना होता तो क्या लिक्विड ए से बी जाता, नहीं जा पाता, लिक्विड ए से बी गया, इसका मतलब लिक्विड के ऊपर वर्कडन हुआ है, और लिक्विड के ऊपर वर्कडन होने का मतलब उसी की वजह से इसकी ए से बी पहुंचा, तो बी पे जाकर उसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंक्रीज हुई है, तो वर्कडन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ दैट इज mgh2 माइनस mgh1 प्लस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट हैंड साइड में क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, इधर v कॉमन आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे बना P1 माइनस P2, यहाँ v कॉमन है, उधर से m कॉमन आएगा चारों में, वो m इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्या बचेगा gh2 माइनस gh1 प्लस हाफ v2 का स्क्वायर माइनस हाफ v1 का स्क्वायर, m तो हमने कॉमन ही निकाल लिया ना, ये हमारे पास बचेगा और m इधर आ गया। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बाय मास दैट इज 1 बाय डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास दैट इज 1 अपॉन डेंसिटी, तो ये क्या बनेगा P1 माइनस P2 बाय में रो, इधर बना gh2 माइनस gh1, ओके, इसमें हम इकट्ठी कर लेते हैं वन वाली टर्म्स जो भी हमारे पास बचती हैं, इधर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा h2 माइनस h1 एज इट इज, वैसे इसको रहने दो तो ठीक है, हमें आगे यूज ऐसे होता है, और प्लस में हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर, ओके, रो अलग कर देंगे, वन वाली टर्म एक तरफ ले और टू वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, यहाँ बचेगा P1 बाय रो प्लस gh1 प्लस हाफ v1 का स्क्वायर, और P2 बाय रो प्लस gh2 प्लस हाफ v2 का स्क्वायर। व्हाट इज P बाय रो, इसका मतलब फर्स्ट एंड पे तीनों की एनर्जी क्या होगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब ए एंड पे टोटल एनर्जी पर यूनिट मास और बी एंड पे टोटल एनर्जी पर यूनिट मास आपस में क्या रहे, इक्वल रहे, इक्वल रहने का मतलब ए और बी पे सेम है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का जो सम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट हर एक पॉइंट पे, ए और बी पे सेम है तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे सेम ही ए और बी का एरिया अलग अलग है, तो ये हमने प्रूव करना था कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास जो होता है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट पे दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम
Alternative forms of Bernoulli's theorems are also there. We are going to discuss it right now. Alternative form of Bernoulli's theorem में फर्स्ट अल्टरनेटिव फॉर्म आती है हमारे पास था, दैट इज पी बाई रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर, तीनों का सम जो है दैट इज कांस्टेंट। अगर हम इस सारे को g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा p बाय रो जी, इसको g से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, इसको g से डिवाइड करेंगे दैट इज v स्क्वायर बाय 2g बन जाएगा। इन तीनों का अपना ही मतलब होता है। तो P बाय रो जी इज कॉल्ड प्रेशर हेड, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। दिस इज ग्रेविटेशनल हेड, जो जी के साथ एच था, जी से डिवाइड कर दिया, जो ये बचा दैट इज ग्रेविटेशनल हेड, एंड दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड। व्हाट इज इट कॉल्ड, दैट इज वेलोसिटी हेड। इट मीन्स प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस ग्रेविटेशन हेड का जो सम होता है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। नाउ सेकंड अल्टरनेटिव फॉर्म इज व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो क्या बनेगा, अगर हम उसी क्वेश्चन से देखें, उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, तो P बाय रो प्लस जी एच इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। P बाय रो प्लस जी एच इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर रो, दोनों को रो से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो इधर रो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, दैट इज P, और इधर बच जाएगा रो जी एच, और कांस्टेंट को किसी मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स P प्लस रो जी एच का जो सम है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो। ओके, प्रेशर एनर्जी, अगर P प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट अगर फ्लूइड रेस्ट पे है। और अगर फ्लूइड एक हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो कर रहा है, इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग इन हॉरिजॉन्टल पाइप, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो करे इट मींस H1 इज इक्वल टू H2, हाइट तो तभी बराबर होगी ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे पाइप है ये, इसका मतलब इसका H1 और H2 जो है वो इक्वल होगा। ओके, H1 और H2 अगर इक्वल होगा तो H2 माइनस H1 ये जीरो आएगा, सेम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं उसमें। तो उस केस में क्या बनेगा, P बाय रो था प्लस में हाफ वी स्क्वायर, इसका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर हम रो से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो क्या बनेगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। P इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर, मतलब P तो जब लिक्विड रुका होगा दैट इज स्टैटिक प्रेशर, and next this is called dynamic pressure, this is called dynamic pressure। static pressure P और हाफ रो वी स्क्वायर दैट इज डायनेमिक प्रेशर। इट मींस अगर ट्यूब हॉरिजॉन्टल, लिक्विड जो है हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो उसका स्टैटिक प्रेशर प्लस काइनेटिक प्रेशर मतलब डायनेमिक प्रेशर का जो सम है एवरी क्रॉस सेक्शन एरिया पे दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज अनदर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। Now we have to discuss the applications of Bernoulli's theorem, कि Bernoulli's theorem कहाँ यूज होती है। Now we are discussing applications of Bernoulli's theorem। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम कहाँ यूज होती है, सबसे पहले है लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन विंग। लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन विंग मतलब एरोप्लेन लिफ्ट होने से पहले कुछ स्पीड पकड़ता है। वो क्यों पकड़ता है, और इतना ज़्यादा हैवी एरोप्लेन कैसे लिफ्ट कर जाता, उड़ जाता है हवा में, कैसे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। The shape of the aeroplane wing is
स्ट्रेंज। जो अपर सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, ऐसे ऐसे कर्व्ड होता है ये, ओके। और जो लोअर होता है वो प्लेन होता है। अब हमें पता है कर्व्ड सरफेस है, रोड है, रोड अगर ऐसे ऊंचाई से है, अगर आपकी गाड़ी ऊंचाई से नीचे आ रही है, ठीक है, तो वहाँ स्पीड गाड़ी की ज़्यादा होगी एक पुल से नीचे उतरते टाइम, और एक हॉरिजॉन्टल से कंपेयर करें तो गाड़ी की स्पीड कर्व्ड पे ज़्यादा ही होगी ना, अगर ढलान नीचे की तरफ आ रही है तो जब एरोप्लेन पहले रनवे पे भागता है तो क्या होता है, ऊपर एयर चलती है इसमें और उसके नीचे भी एयर चलती है विंग के, ओके, ऐसे शेप बन जाती है, ऊपर कर्व्ड होता है और नीचे थोड़ा प्लेन होता है। तो यहाँ हवा की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी कर्व्ड पे, और प्लेन पे कम होगी। जहाँ हवा की स्पीड ज़्यादा वहाँ प्रेशर होता है कम, P प्लस रो वी स्क्वायर वाला, प्रेशर कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। तो ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ओके, और प्रेशर क्या हो जाता है कम। विंग के ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम, और नीचे वेलोसिटी कम, प्रेशर ज़्यादा। तो विंग के नीचे प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा, और विंग के ऊपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। तो बॉडी कहाँ जाएगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, इसलिए एरोप्लेन कहाँ उठ जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। पहले तो वो सीधा चलता है ना, हॉरिजॉन्टल चलता है, तो हमने पढ़ा हुआ है भी हॉरिजॉन्टल चले तो क्या होता है, प्रेशर और वेलोसिटी में रिलेशन आ जाता है, वेलोसिटी कम प्रेशर ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम। वही बात यहाँ पे, अपर सरफेस कर्व्ड होता है एरोप्लेन विंग का, तो अपर सरफेस कर्व्ड, तो कर्व्ड पे वेलोसिटी ज़्यादा, और लोअर जो वो प्लेन होता है उसमें वेलोसिटी कम, तो ऊपर प्रेशर कम और नीचे प्रेशर ज़्यादा, इसलिए एरोप्लेन हाई प्रेशर से नीचे की वजह से ऊपर उठ जाता है, ओके। सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट इज ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग अ विंड स्टॉर्म। ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग अ विंड स्टॉर्म। जब एक तूफान आता है तो क्या होता है कि जो शेड वगैरह लगे हुए होते हैं वो उड़ जाते हैं, आपने देखा होगा कहीं कच्चे घर होते हैं उनकी छतें उड़ जाती हैं, एनिमल्स के लिए जो शेड बनाया गया होता है वो भी उड़ जाता है कई बार। वो क्यों उड़ता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये एक शेड लगाया हुआ है मान लो, ठीक है, जैसे अगर तूफान आता है तो ऊपर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है बाहर, और अंदर वेलोसिटी कम होती है। छोटे एरो का मतलब वेलोसिटी कम है, बड़े एरो का मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है। बाहर एयर की वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा, नॉर्मल सी बात है, बाहर तूफान आ रहा है वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी हाई है, वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और यहाँ वेलोसिटी लो है तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो शेड के नीचे प्रेशर हाई हो जाता है, शेड के ऊपर प्रेशर लो हो जाता है। तो शेड के नीचे जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से लो की तरफ जाएगा, इसलिए शेड के नीचे से प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और वह शेड जो छत कहलाता है वो उड़ जाता है वहाँ से। ऐसे ही जब बाहर तेज आंधी चल रही हो तो हमारे घरों के दरवाजे जो होते हैं ना वो एकदम से बंद होते हैं, बजते हैं बार बार। क्यों बजते हैं, बाहर तूफान आ रहा है, बाहर वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और कमरे के अंदर, घर के अंदर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो दरवाज़ा कहाँ जाएगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा, तो इसलिए बाहर की तरफ एकदम से बाहर जाके वो बजता है। खिड़कियाँ हों, दरवाजे हों, वो इसीलिए बजते हैं। इसलिए आजकल दरवाजों के पीछे मैग्नेट लगाई जाती है ताकि प्रेशर का डिफरेंस उनको मूव ना करवा सके। आपने और भी देखा होगा कि ना, अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, दिल्ली मेट्रो में कभी गए हो तो क्या होता है कि एक येलो पट्टी बनी होती है और जगह जगह लिखा होता है कि येलो पट्टी से पीछे हटके खड़े हो, येलो जो स्ट्रिप बनी हुई है इससे पीछे हटके खड़े हो। क्यों होता है ऐसा, उसका भी रीज़न है। जैसे ये येलो पट्टी और ट्रेन का ये यहाँ पे आ रही है, अब ट्रेन के मान लो आप जितनी क्लोज यहाँ खड़े हो, ट्रेन आएगी, ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा तो उसके साथ वाली, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ ट्रेन आ गई, यहाँ एयर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा है। ट्रेन की वेलोसिटी मतलब ट्रेन क्रॉस कर रही है, मान लो ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आपके और ट्रेन के बीच में वेलोसिटी यहाँ हाई है, वेलोसिटी हाई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मान लो ये ट्रेन जा रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ ट्रेन की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मेरे और ट्रेन के बीच में जो एयर है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, और मेरे पीछे वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो मेरे को कहाँ धक्का लगेगा, आगे की तरफ, मैं ट्रेन की तरफ गिरूंगा। इसलिए कहा जाता है कि वो येलो जो पट्टी लगी होती है उससे कहाँ खड़ा होना चाहिए, आपको पीछे ही खड़ा होना चाहिए, ताकि जो प्रेशर आपके और ट्रेन के बीच में है वो इतना लो ना हो सके कि आपको धक्का ट्रेन की तरफ लगे और कोई एक्सीडेंट हो सके। इसलिए कहा जाता है कि आपको ट्रेन से थोड़ा पीछे ही हटके खड़ा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे जो येलो स्ट्रिप लगी होती है उससे पीछे ही हटके खड़ा होना चाहिए, तभी बेनिफिशियल होता है।
So these are the some of the applications of Bernoulli's theorem, and Bernoulli's theorem is an important topic, and you must read it out again and again. And if you have any doubt, contact me on my WhatsApp. Till then, thanks and have a nice day.